हेलो एवरीवन। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की कैटेगरी में एक और वीडियो आपके पास। कोशिश करते हैं कि जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम हो जाए हम आपका फ़ायदा करा दें। हमने देखा कि ये कैटेगरी भी बहुत बार सेक्शन 1 सेक्शन 2 दोनों में कभी कभी तो 3-3 नंबर के क्वेश्चन जो है वो ऐसे आ जाते हैं, और वो कैटेगरी है आपकी गिव रीजंस, जिनमें आप यकीन नहीं करोगे कि सिर्फ कमाल होता है की टर्म्स का, जो बच्चा नहीं लिखता है और मार्क्स कट जाते हैं। तो आज हम लोग जरा देखते हैं कि वेरियस गिव रीजंस, जो कि हमने पहले भी बोला था आपसे, इसके पहले वाले हमने ये स्पेसिफाई किया था कि क्लास 10th के हमने कुछ गिव रीजंस बनाए थे जिनसे बच्चों को बहुत फायदा हुआ, बहुत सारे कमेंट्स मिले हमको, और हमने सोचा कि भाई चलो 9th के लिए भी बना दें, क्योंकि मैसेजेस भी काफ़ी आ रहे थे कि सर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो बना दीजिए। तो हमने कहा भाई आप आइडिया दो, हम लेकर हाजिर होते हैं। तो इन गिव रीजंस में, और ये गिव रीजंस भी ऐसे हैं जो कई बार रिपीटेड हैं, पिछले 5 से 6 सालों के बीच में कई बार रिपीटेड हुए हैं, और दूसरी चीज कि इनमें की टर्म ना होने की वजह से बच्चा जर्नल आंसर लिख देता है, मार्क्स कट जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला गिव रीजन हम लेते हैं जो कि कई बार पूछा गया है, और वो है आपका कि नेचुरल रेन वाटर, natural rain water is slightly acidic in nature। अगर आपके पास पेपर हो या ना भी हो तो कोई बात नहीं, हम हैं। आप देखिएगा उसमें ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अब यहाँ पे नेचुरल, आप सोचोगे कि अरे एसिड रेन तो NO2 और SO2 की वजह से होती थी, नेचुरल रेन वाटर कैसे एसिडिक हो गई? तो जो नेचर में जब बारिश होती है तो होता क्या है कि वहां पर एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड तो प्रेजेंट है ही है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वाटर जो है CO2 के साथ रिएक्शन करके कार्बोनिक एसिड बना देता है, विच इज अ वीक एसिड। दैट्स व्हाई नेचुरल रेन वाटर इज स्लाइटली एसिडिक इन नेचर। तो यहां पर आपका आंसर क्या होगा? बहुत सिंपल सा है। यहां पे आपका आंसर होगा कि बस वो की टर्म आपको ध्यान रखना है कि नेचुरल rainwater contains, natural rainwater contains weak carbonic acid। ये टर्म आपका मस्ट है, weak carbonic acid, which makes rainwater acidic। यहां पर जो हमने, जब हम आपको शुरुआत में क्वेश्चन का आंसर लिखने हम समझाएंगे तो उनमें वो की टर्म्स होंगे, लेकिन आप वो लैंग्वेज ना लिख के आप क्या करना कि जो मेन चीज है, और इसमें कोई भी आपका मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा, पूरा कंप्लीट आंसर है कि बिकॉज नेचुरल रेन वाटर कंटेन्स वीक कार्बोनिक एसिड विच मेक्स। ये सब आपको बताने की जरूरत नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, वाटर संग रिएक्शन करके कार्बोनिक एसिड, ये सब बताने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग जरा दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, और ये तो बहुत ज्यादा बार पूछा गया, बहुत ज्यादा बार, मतलब कि इसको हम वैसे सारे ही पूछे गए, लेकिन ये इस पर कुछ ज्यादा ही आपका, आपने देखा होगा जितने भी एटॉमिक वेट होते हैं वो ज्यादातर आपके होल नंबर में होते हैं, लेकिन अगर आपको मालूम हो क्लोरीन का एटॉमिक वेट वो होता है 35.5, वो एक फ्रैक्शन में होता है। तो जब सारे एटॉमिक वेट होल नंबर में है तो क्लोरीन का एटॉमिक वेट फ्रैक्शन में क्यों है? तो ये आपके दिमाग में आएगा, वही रीजन वो पूछ लिया उन्होंने यहां पर कि क्या चीज, कि एटॉमिक वेट ऑफ क्लोरीन, एटॉमिक वेट ऑफ क्लोरीन इज अ फ्रैक्शन, अब देखो भाई, हो सकता है, कोशिश करेंगे ना हो, लेकिन हो सकता है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, क्योंकि हमने यहां पर जितने भी इंपॉर्टेंट गिव रीजंस थे एक भी नहीं छोड़े हैं, एक भी हमने छोड़े नहीं हैं। अब देखो एक्चुअल में जो होता है, किसी भी जो एलिमेंट होता है उसका जो एटॉमिक वेट होता है वो उनके आइसोटोप्स के एटॉमिक वेट का एवरेज होता है।
आपको ये चीज मालूम है कि क्लोरीन के दो होते हैं, एक होता है Cl37 और एक होता है Cl35। क्लोरीन के दो आइसोटोप्स होते हैं और ये तो ऐसा न्यूमेरिकल है कि इसमें अगर आप स्टेटमेंट ना लिख के केवल इस न्यूमेरिकल वाली चीज से इसको एक्सप्लेन कर दो तो आपका वो क्वेश्चन पूरा सही होगा। अब यहां पर होता क्या है कि ये नेचर में 1:3 के फॉर्म में होते हैं, मतलब कि अगर आपका एटमॉस्फेयर में क्लोरीन का आइसोटोप्स है तो एक होगा आपका Cl37 और 3 होंगे आपके Cl35। अब आपको क्या करना है, क्योंकि हमको मालूम है एटॉमिक वेट जो है आइसोटोप्स के एटॉमिक वेट का एवरेज होता है, तो आपने यहां पर क्या किया कि आप लिखोगे इन नेचर। नेचर में क्या होता है, क्लोरीन exists as Cl35 and Cl37 in 3:1 रेशियो, मतलब कि Cl35 ज्यादा होता है, Cl37 कम होता है। फिर अब आपने क्या किया, अब यहां क्या होगा कि एटॉमिक वेट, अगर लैंग्वेज में प्रॉब्लम है तो भाई मैथमेटिक्स वाली चीज बहुत जल्दी समझ में आ जाती है बच्चों को। एटॉमिक वेट ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू 3 into 35 plus 1 into 37 डिवाइडेड बाई, अब टोटल आइसोटोप्स कितने हैं 1 2 3 4, तो एवरेज में हम टोटल से डिवाइड करते हैं, दैट इज 4, तो ये आ गया आपका 105 प्लस 37 अपॉन 4, ये आ गया आपका 142 अपॉन 4, दैट इज, अब ये हो गया आपका 35.5। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया कि क्लोरीन जो है दो आइसोटोप्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, Cl35 एंड Cl37। Cl35 3 पार्ट होता है, Cl37 1 पार्ट होता है। तो हमको मालूम है कि एटॉमिक वेट इज द एवरेज ऑफ ऑल आइसोटोप्स, एटॉमिक वेट ऑफ ऑल आइसोटोप्स। तो यहां पर आपने उन सारे आइसोटोप्स का एवरेज निकाल लिया जो कि आपका आ रहा है 35.5। यहां पर चाहे तो आप ये लिख सकते हो कि एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट इज द एवरेज ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ ऑल आइसोटोप्स। सॉरी, तो ये आपका सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अगर आपने इतना कर दिया ये चीज लिखने के बाद, तो ये हमारा दूसरा हो गया गिव रीजन। अब जरा हम तीसरे गिव रीजन पे आते हैं, जो कि कई बार पूछा गया और एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से उसमें गलती होती है ये। और जो अगला वाला गिव रीजन है वो 2 फॉर्म्स में आता है। पहला आपका, और एक छोटे से वर्ड से आप दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हो। तीसरा हमारा जो गिव रीजन हो रहा है वो आता है आपका कि एल्कली मेटल्स आर वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपको मालूम है रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। तो अब यहां पर पहले हम ये वाले क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं, फिर इससे मिलता जुलता जो क्वेश्चन आता है जिसमें एक छोटा सा आपको चेंज करना है, लेकिन फंडा वही यूज करेंगे आप कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का। तो इसके आंसर में क्या होगा हम लोगों का कि बिकॉज एल्कली मेटल्स हैव वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब कि इनका जो आउटर मोस्ट शेल में 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। सो दे, अब आप देखो ना कितना आसान है, छोटे छोटे से टर्म्स में आप अपना पूरा आंसर भी एक्सप्लेन कर दे रहे हो और पूरे मार्क्स भी ले आ रहे हो। एल्कली मेटल्स हैव 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सो दे easily lose their valence electron।
बच्चा क्या करता है, बिकॉज दे लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नहीं, आपको क्या करना है, आपको बताना है कि उन्होंने पूछा है, स्पेसिफाई कर दिया है कि एल्कली मेटल्स, तो आपको बताना होगा कि कौन से इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है। इसी का जो ऑल्टरनेट क्वेश्चन आता है वहां पर वो क्या करते हैं, आपको ये एल्कली टर्म नहीं देंगे, वो आपको देते हैं कि मेटल्स आर वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। बहुत छोटा सा चेंज करना है, रिड्यूसिंग एजेंट। यहां बच्चा लिखता है बिकॉज मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन, हम लोग मार्क्स काट देते हैं। क्यों? अब देखो यहां पे आपका एल्कली मेटल था तो आपने बोला था कि इनके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो आपने उसका लॉस दिखा दिया था, लूज दियर 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लूज दियर 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब होता क्या है कि जो मेटल्स होंगे उनके तो आउटर मोस्ट शेल में मेटल की डेफिनेशन मालूम है आपको कि द एलिमेंट्स विद 1 2 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आपको बस ये चेंज यहां पर करना है कि बिकॉज मेटल्स हैव 1 2, बहुत सिली मिस्टेक होती है इसमें, 3 आप खुद ही देख लो भाई। नॉर्मली अगर आप पूछोगे तो बच्चा ही कहेगा बिकॉज दे लूज इलेक्ट्रॉन, लेकिन कौन लूज करता है, उसके पास कौन से इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन। अब आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपको मेंशन करना जरूरी है। मेटल्स हैव 1 2 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सो दे ज्यादातर ये पूछा गया है, लेकिन हमने कहा कि अगर ये आ जाता है तो आपको क्या मिस्टेक नहीं करनी है। सो दे लूज दियर 1 2 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इजिली। मतलब कि यहां पर ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि मेटल्स आएगा तो आप उसके आउटर मोस्ट शेल के 1 2 3 इलेक्ट्रॉन मेंशन करोगे, अगर एल्कली मेटल आएगा तो आप 1 इलेक्ट्रॉन मेंशन करोगे। ये हो गया हम लोगों का अगला गिव रीजन वाला क्वेश्चन। जितने भी मतलब जो बहुत बार पूछे गए उनमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख देंगे, आप थोड़ा ज्यादा फोकस करिएगा, लेकिन फोकस सब पर करिएगा। नेक्स्ट आपका गिव रीजन पूछा गया है कि ग्रुप 1A एलिमेंट्स, इसमें बहुत सिली मिस्टेक होती है। ग्रुप 1A एलिमेंट्स आर कॉल्ड एल्कली मेटल्स। एल्कली, ये हमने जब चैप्टर कवर किया था तो हमने वहां भी फोकस किया था पीरियोडिक टेबल में। ग्रुप 1A एलिमेंट्स आर कॉल्ड एल्कली मेटल्स। यहां भी एक बहुत कॉमन मिस्टेक होती है, बच्चा क्या करता है कि बिकॉज दे आर हाईली रिएक्टिव, दे आर यूनिवैलेंट, वो कैरेक्टरिस्टिक लिख देता है एल्कली मेटल्स की, जो कि गलत है। यहां पर सिंपल सा आपको क्या लिखना है कि बिकॉज देयर ऑक्साइड्स आर वाटर सॉल्युबल। अब हम कैसे मान लें कि भैया गिव रीजन गलत हो रहे हैं? हाँ, अगर आपने वो की टर्म्स नहीं लिखे और कोई भी एक्स्ट्रा चीज लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है कि जिस चीज से आपका पूरा गिव रीजन एक्सप्लेन हो रहा हो उस वन वर्ड से या उस फ्रेज से आपको अपने आंसर को एक्सप्लेन कर देना है। तो एक क्वेश्चन हम लोग का ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम यहां पर लिखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे हैं, आप ध्यान रखना जिसपे हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा है वो कई बार आया क्वेश्चन है। तो यहां पर क्या आता है कि कैटालिटिक कन्वर्टर, ये भी हमने जो है एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन पे बहुत इंफेसाइज किया है इस पे, क्योंकि हमको मालूम था कि इस पे गिव रीजन आता है। कैटालिटिक कन्वर्टर इन इंटरनल कंबशन इंजन helps in reducing pollution, यानी कि जो हम ये लगा देते हैं इंटरनल कंबशन इंजन में कैटालिटिक कन्वर्टर, वो पॉल्यूशन को रिड्यूस करने में या पॉल्यूशन को कम करने में किस तरह से आपकी हेल्प करता है। तो जब हमने एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन का वीडियो देखो उसमें आप देखोगे कि हमने ये चीज बताई थी कि इंटरनल कंबशन इंजन में जब हम कैटालिटिक कन्वर्टर लगा देते हैं तो वो जो NO गैस होती है जो आपकी कंबशन इंजन से निकलती है फ्यूल के कंबशन के बाद, या NO2 होती है, उनको वो कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में।
तो जो NO या NO2 आपकी बाहर निकल के एटमॉस्फेयर में जा रही थी, अगर इंटरनल कंबशन इंजन में कैटालिटिक कन्वर्टर लगा है जो कि क्या कर रहा है, NO और NO2 को N2 और O2 में कन्वर्ट कर देगा, तो अब आपकी कौन सी गैसें एटमॉस्फेयर में जाएंगी? आप कहोगे अरे सर N2 और O2, हम कहेंगे वेरी गुड, और हमको मालूम है हमारे एटमॉस्फेयर में N2 और O2 है, वो कोई नुकसानदायक नहीं है। तो इस तरह से ये आपका क्या करता है कि हेल्प करता है पॉल्यूशन को रिड्यूस करने में। तो यहां पे आपका क्या होगा कि बिकॉज कैटालिटिक कन्वर्टर, बहुत छोटा सा आंसर लिख देना है आपको, कैटालिटिक कन्वर्टर कन्वर्ट्स, कन्वर्टर है तो आप कन्वर्ट्स, ये भी आप याद रखोगे, कन्वर्ट्स नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या इसको आप NO कह सकते हो, एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दैट इज NO2 इनटू नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। बस ये हो गया। अब आप देखो, इसको आप चाहो तो ये लिखने के बाद इक्वेशन के थ्रू भी आप कर सकते हो कि ये देखो इस तरह से ये क्या करता है, आपका नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में इसको ब्रेक कर देता है। अब देखो NO2 टूटा N2 और O2 में। अब जो पहले जब कैटालिटिक कन्वर्टर नहीं लगा था तो NO जा रही थी एटमॉस्फेयर में, NO2 जा रही थी जो कि आपके नाइट्रिक एसिड को फॉर्म कर रही थी विच इज रिस्पांसिबल फॉर एसिड रेन। तो अब यहां पर क्या हुआ कि अब जो है आपका जब कैटालिटिक कन्वर्टर लगा है तो NO N2 और O2 में टूट जाएगा, NO2 भी N2 और O2 में टूट जाएगा। हमको मालूम है एटमॉस्फेयर में N2 और O2 तो होते ही होते हैं, तो ये किसी भी तरह से नुकसान नहीं करेंगे, पॉल्यूशन नहीं होगा। अब नेक्स्ट जो है वो आपका लैब प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन पर बेस्ड है। जब लैब प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन पर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आता है तो बेसिकली वही पूछा जाता है। नॉर्मली होता क्या है कि उसमें हम लोग करते हैं मेटल की रिएक्शन डाइल्यूट एसिड के संग। तो उसका फंडा सिंपल सा ये होता है कि जितने भी मेटल हाइड्रोजन के ऊपर हैं उनको हम नहीं लेते हैं क्योंकि वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करते हैं। हाइड्रोजन के ऊपर जो है वो आपका लेड भी होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि in activity series lead is placed above hydrogen but it is not considered as a reactant in lab preparation of hydrogen। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं हम लोग। यहां पे क्वेश्चन क्या होता है कि lead is placed above hydrogen, ये लैब प्रिपरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। lead is placed above hydrogen in activity series but it is not used in lab preparation of hydrogen। फिर भी इसको हम हाइड्रोजन की लैब प्रिपरेशन में क्यों नहीं लेते हैं? अब एक छोटा सा यहां आपको हम फंडा बताएं कि मेटल जो है जब आपके एसिड के संग रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन बनता है। एसिड में आपको मालूम है हम HCl लेंगे, H2SO4 लेंगे। अगर आप हाइड्रोजन चैप्टर मेरा देखो, उसमें पूरा उसको रिवाइज करो तो आप देखोगे वहां पे हम लोगों ने यहाँ पे HNO3 नहीं लिया था क्योंकि वो हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वो हाइड्रोजन को वाटर में ऑक्सीडाइज कर देता है। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि HNO3 लेंगे नहीं। तो अब हम HCl ले रहे हैं जिसमें क्लोराइड प्रेजेंट है, SO4 ले रहे हैं जिसमें सल्फेट प्रेजेंट है। तो जब हम यहां पर इसकी रिएक्शन कराएंगे तो हमको PbCl2 मिल जाएगा, यहां PbSO4 मिल जाएगा। मींस रिस्पेक्टिव लेड की क्लोराइड और सल्फेट मिलेंगे जो कि आपके इनसॉल्युबल होते हैं। तो इनसॉल्युबल होंगे तो रिएक्शन को रोक देंगे तो हाइड्रोजन कहां से डिस्प्लेस होगी? तो ये चीज हो गई आपकी। तो यहां पे क्या होगा, आपका आंसर क्या होगा कि बिकॉज, अब देखो ये हमने समझाया इतना लेकिन आपको लिखना बहुत थोड़ा सा है। क्या लिखना है कि बिकॉज लेड from insoluble chloride and sulfate when reacts with
dilute HCl और dilute H2SO4 रिस्पेक्टिवली। यानी कि जब आप इसका dilute HCl के संग रिएक्शन कराओगे तो PbCl2 बनेगा विच इज इनसॉल्युबल। जब आप PbSO4 H2SO4 से कराओगे तो PbSO4 बनेगा विच इज आल्सो इनसॉल्युबल। तो इनसॉल्युबल बन गया तो उसमें वो सॉल्ट डिसॉल्व भी, मतलब लेड डिसॉल्व ही नहीं हुआ, तो हाइड्रोजन गैस कहां से आपकी डिस्प्लेस होगी। ये हो गया हम लोगों का नेक्स्ट क्या बोलते हैं गिव रीजन। अब अगला वाला गिव रीजन भी कई बार कई तरह से पूछा गया है और ये भी हमने बहुत हाईलाइट किया था जब हम चैप्टर्स पढ़ा रहे थे। वो है आपका कि इनर्ट गैसेस। अब मालूम है आपको इनर्ट गैसेस को नोबल गैसेस भी कहते हैं, रेयर गैसेस भी कहते हैं, तो ये किसी भी फॉर्म में आ सकता है। इनर्ट गैसेस डू नॉट फॉर्म कंपाउंड रेडली। अब ये हमने सारे चैप्टर में कवर किए, लेकिन इस समय मेरा पर्पस है कि आपको अब इसमें 2 नंबर का सेक्शन 1 में, 3 नंबर का सेक्शन 2 में, 5 नंबर का पूरा क्वेश्चन आता है, तो ये सारे हमने आपके चैप्टर वाइज एक जगह इकट्ठे कर दिए। तो इनर्ट गैसेस डू नॉट फॉर्म कंपाउंड रेडली। अब यहां पे इनर्ट गैसेस के लिए भी हम आपको एक चीज बता दें कि इनर्ट गैसेस से रिलेटेड, मतलब एनी ऑफ द रीजन रिलेटेड टू इनर्ट गैसेस, you will write always you will write because of their complete duplet or octet, they form stable electronic configuration। तो यहां पर क्या होगा, आपका आंसर होगा कि because they have stable इलेक्ट्रॉनिक। अब सिंपल सा देखो की टर्म लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विद कंप्लीट ड्यूप्लेट, दोनों चीजें लिखनी है, और ऑक्टेट। अब इनर्ट गैसेस डू नॉट फॉर्म कंपाउंड रेडली, ये भी आप लिख सकते हो। या आपका हुआ ये क्वेश्चन आ गया कि नोबल गैसेस आर केमिकली इनर्ट। आप ये मत सोचो कि अरे यार हमने तो वो पढ़ा था कंपाउंड्स रेडली वाला, नहीं, आप फोकस करो नोबल गैसेस पे, क्योंकि हमने आपको बताया और हम बता रहे हैं तो मतलब बिल्कुल सही चीज बता रहे हैं, हम कभी भी वो नहीं करेंगे, आपका नुकसान नहीं कराना चाहेंगे। तो यहां पर क्या चीज आ रही है कि रिलेटेड टू एनी answer related to noble gases, you will always write they have stable electronic configuration with complete duplet or octet। भाई हीलियम का ड्यूप्लेट कंप्लीट होता है, रेस्ट का जो है ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो एक क्वेश्चन आपका ये हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वो अब यहां पे क्या कह रहे हैं आपसे कि सर्टेन एलिमेंट्स, ये भी हमने लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था सर्टेन, लेकिन आपको सिर्फ वो की टर्म लिखना है। वहां पे हमने वेरिएबल वैलेंसी का कांसेप्ट एक्सप्लेन किया था, यहां पे आपको उस वेरिएबल वैलेंसी के कांसेप्ट को इस रीजन में लगाना है, तो वो छोटा सा एक टर्म लिखना है, सर्टेन एलिमेंट्स एग्जिबिट वेरिएबल वैलेंसी। अब हमको मालूम है वैलेंसी क्या था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल, या गेन या शेयर। लेकिन होता क्या है कि आउटर मोस्ट शेल के संग संग कभी कभी क्या होता है, कुछ एलिमेंट्स क्या करते हैं अपने पेनाल्टीमेट शेल से, यानी कि आउटर मोस्ट शेल के जस्ट जो पहले वाला शेल होता है वहां से वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। तो उसकी एक वैलेंसी तो होती है आउटर मोस्ट शेल की वजह से, एक हो जाती है पेनाल्टीमेट शेल के इलेक्ट्रॉन के लॉस की वजह से। तो यहां पर क्या आ जाएगा कि बिकॉज दे लूज देयर valence electrons from penultimate shell from, ये की टर्म है आपका, लैंग्वेज थोड़ी सी अगर चेंज हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन ये जरूर होना चाहिए, penultimate shell other than outermost shell, यानी कि outermost other than outermost shell। बस ये आपका पेनाल्टीमेट शेल जरूर होना चाहिए। आप ये भी लिख सकते हो कि बिकॉज दे लूज देयर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पेनाल्टीमेट शेल। तो ये चीज हो गई आपकी, ये एक और वो हो गया। अब उसके बाद अगला गिव रीजन, मतलब अगर आपने मेरे सारे वीडियोस ध्यान से देखे हैं तो आप देखो कि सारे गिव रीजन उसमें हमने कवर किए हैं।
और वही गिव रीजन पूछे जाते हैं। लेकिन यहां पर हमने क्या किया, उन सारे चैप्टर से सारे गिव रीजन मिला के एक जगह लिख लिए। तो अब यहाँ पे जो अगला गिव रीजन है वो है आपका, ये भी वाटर चैप्टर में हमने बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया था, और वो है आपका वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अब यहां भी आप ध्यान देना कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट, हमने जब इसका वीडियो बनाया था वाटर वाले में, तो उसमें हमने बोला था कि बच्चा लिखता है बिकॉज इट ऑलमोस्ट डिसॉल्व एवरीथिंग इन इट। नहीं, ये नहीं लिखना है। वाई? क्योंकि अगर आप कहोगे बिकॉज इट डिसॉल्व ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन इट, तो एक दिमाग में क्वेश्चन नहीं आएगा कि वाई इट डिसॉल्व एवरीथिंग इन इट। तो उस वाई को एक्सप्लेन करना है आपको। तो यहां पे हम लोगों ने एक चीज देखी थी कि इसका आंसर क्या होगा। यहां पे हमने देखा था वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा होता है और वाटर इज अ पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। तो यहां पे क्या होता है कि बिकॉज वाटर इज अ पोलर कोवेलेंट कंपाउंड with high dielectric constant, उसके बाद आप अपना जो पुराना वाला फंडा है वो लिखोगे कि सो दे ऑलमोस्ट डिसॉल्व एवरीथिंग इन इट। ये मेन रीजन है। तो यहां पे क्या है, आप पहले ये रेफरेंस जरूर दे देना कि वो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड होता है विद हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इस वजह से क्या होता है कि वाटर में सारी चीजें डिसॉल्व हो जाती हैं। यहां पे फंडा वाटर चैप्टर में है, यहां पे आपको केवल गिव रीजन पॉइंट ऑफ व्यू से बस ये 2 पॉइंट याद रखने हैं। अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ये भी हमने वाटर चैप्टर में बहुत डिटेल में आपको समझाया था, क्या कि बॉइलिंग वाटर फ्लैट इन टेस्ट। इसमें भी हमने आपसे कहा था कि जो बॉइलिंग वाटर होता है उसमें कुछ डिसॉल्व गैसेस होती हैं जिनकी वजह से हमको उसमें जो है एक टेस्ट सा महसूस होता है। जब आप वाटर को बॉइल करोगे तो क्या होगा, गैसेस वो निकल जाती हैं। तो गैसेस निकल गई तो उसका टेस्ट जो है वो फ्लैट हो जाता है। तो यहां पर क्या होगा इसके आंसर में कि ऑन बॉइलिंग dissolve gases from water escapes and water becomes flat in taste। अब यहाँ पे इसको अगर आप मेरा वो वीडियो देखो तो वहां पे सॉल्युबिलिटी के रेफरेंस में, लेकिन नहीं, आपको यहाँ गिव रीजन में लिखना है। तो आप वो कॉन्सेप्ट ना लगा के बस ये होगा कि बॉइलिंग करने पर गैसेस जो है वो एस्केप कर जाती हैं और वाटर जो है आपका टेस्ट में फ्लैट हो जाता है, क्योंकि गैसेस उसमें अब बची नहीं कुछ भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, ये भी अब हम ये लिख दिए तो इसका मतलब आप कहोगे अरे सर इसका मतलब ये कई बार आया। हम कहेंगे यस, क्यों? क्योंकि सारे ही हमने इंपॉर्टेंट गिव रीजन ही लिए हैं जो कई बार पूछे गए, लेकिन ये वाले कुछ ज्यादा बार पूछे गए हैं। वो क्या है आपका, सिल्वर सॉल्ट्स आर, ये भी हमने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है आपको, जो हमने केमिकल चेंजेस और रिएक्शन वाला क्वेश्चन वीडियो बनाया था। सिल्वर सॉल्ट्स आर केप्ट इन डार्क कलर्ड बॉटल्स। अब देखो हमको मालूम है कि सिल्वर सॉल्ट जो है वो सनलाइट में डिकम्पोज हो जाते हैं, यानी कि इनमें फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन होता है। उस फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन को प्रिवेंट करने के लिए इनको हम डार्क कलर बॉटल में रख देते हैं। तो इसमें भी आंसर आपका सिर्फ एक लाइन में आप खत्म हो जाएगा कि क्या, टू प्रिवेंट सिल्वर salts from photochemical decomposition. This is the key term, photochemical decomposition। अब यहां वो जरूरत नहीं है कि सिल्वर सॉल्ट डिकम्पोजेज इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, नो, केवल बस टू प्रिवेंट सिल्वर सॉल्ट फ्रॉम फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। ये चीज आपकी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए
कि फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन में सिल्वर सॉल्ट जो है वो डीकंपोज हो जाते हैं, तो उससे प्रिवेंशन के लिए हम क्या करते हैं, सिल्वर सॉल्ट्स को डार्क कलर की बॉटल्स में रखते हैं। तो ये एक क्वेश्चन ये हो गया आपका। अब ध्यान रखना, ये इसमें कोई हमने पर्टिकुलर चैप्टर वाइज नहीं लिया है, जितने भी गिव रीजंस आए आपके वेरियस ईयर्स में कई बार आए हैं, वो हमने सारे क्वेश्चन यहां पर कवर कर लिए हैं। अब जरा हम नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पे आते हैं। वो क्या है आपका कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स आर आइडेंटिकल। अब जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है, और हमको मालूम है आइसोटोप्स के एटॉमिक नंबर सिमिलर होते हैं। तो एटॉमिक नंबर सिमिलर है तो क्या होगा कि उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर हुआ तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर हो जाएंगी। तो सिंपल सा यहां पर आपका आंसर क्या होगा कि केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो यहीं पर आपका वो पूछ सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट क्यों होती है, तो उनका मास नंबर डिफरेंट होता है, उससे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होता है, तो आप उसके वो लिख दो। हमने कहा ना कंसेप्चुअल क्वेश्चन, कंसेप्ट और बेस्ड है आपका। केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिंस isotopes have same atomic number, so their electronic configuration are same, so their chemical properties are same। सिंपल सा हो गया, बहुत सिंपल सा आंसर था आपका। अब सुनो भाई नेक्स्ट, ये भी हमारा एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन पे बहुत हमने इसमें एम्फेसाइज किया है कि ओजोन लेयर ओजोन लेयर in atmosphere makes life possible on earth कि ओजोन लेयर से लाइफ पॉसिबल क्यों है अर्थ में। ओजोन लेयर का मेन फंक्शन क्या था, टू प्रिवेंट अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। बस इतना लिख दो, आप खत्म हो गया। तो आप यहां क्या करोगे कि बिकॉज, आंसर में आप क्या लिखोगे कि बिकॉज ओजोन लेयर prevents harmful UV radiation to reach to earth। क्योंकि ये हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से के नुकसान तो आपने देखे ही कितने, यहां पे वो नुकसान मेंशन करने की जरूरत नहीं है। वो नुकसान नहीं होंगे तो लाइफ जो है अर्थ में बड़ी आसान हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आपका। वो क्या है कि ये भी आपका आ गया मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि कई बार आया है, और वो क्या है कि शेल्स आर कॉल्ड एनर्जी लेवल्स। अब आप देख रहे होगे क्या कि यहां पर काफी सारे, आप सोच रहे होगे कि इतने सारे क्वेश्चन हैं, काफी सारे तो एक चैप्टर से ही हैं, तो सर ने वो साथ साथ क्यों नहीं किए। मेरा पर्पस यहाँ पे चैप्टर वाइज नहीं, मेरा पर्पस यहाँ पर था कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हैं तो तभी से यहाँ पर हमने इनको अलग अलग करके वो लिया है। शेल्स आर कॉल्ड एनर्जी लेवल्स। अब देखो यहां पर क्या होगा, बहुत सिंपल सा छोटा सा आंसर कि बिकॉज every shell is associated with certain amount of energy।
इसमें भी क्या होता है कि आपने देखा होगा कि हम लोग जब इलेक्ट्रॉन्स, हर एक इलेक्ट्रॉन की अपनी एनर्जी होती है, वो देखता है कि जिस शेल में उसके हिसाब से एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन उस शेल में चला जाता है। तो ये हम लोग का एक नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब जरा अगले पे आते हैं। कोशिश तो करिए कि भाई हमने जितने भी चैप्टर के हैं सारे जो है अलग अलग चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट गिव रीजंस हैं वो सारे जो पूछे गए हैं वेरियस ईयर्स में वो कवर कर लें। बाकी तो आप चैप्टर पढ़ोगे तो कुछ आपके नजर में और आएंगे, तो आप वो भी याद करते चलना। अब यहां पर क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी वाटर चैप्टर में हमने बहुत एम्फसाइज किया था कि सोडियम क्लोराइड इज नॉट अ deliquescent salt, but it becomes moist in rainy season। तो आपने क्या देखा था कि वहां पर उसमें जो है वाटर में उसमें सोडियम क्लोराइड में मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड की इंप्योरिटीज मिली होती थी जो डेलिक्वेसेंट होती हैं। तो वहां पे सोडियम क्लोराइड वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करता है, उसकी जो इंप्योरिटीज है मैग्नीशियम क्लोराइड जो कि बहुत ट्रेसेस में होती हैं और कैल्शियम क्लोराइड की वो डेलिक्वेसेंट होती हैं। तो यहां पर क्या हुआ आपका, बिकॉज आंसर में क्या लिखोगे आप, बिकॉज सोडियम क्लोराइड कंटेन्स ट्रेसेस ऑफ magnesium chloride and calcium chloride which are deliquescent in nature and absorb moisture। ये भी जो है आपका कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन जो है आपका ये कवर हो गया कि सोडियम क्लोराइड डेलिक्वेसेंट ना होते हुए भी रेनी सीजन में मॉइस्ट क्यों हो जाता है, जिसका रीजन क्या हुआ कि इट कंटेन्स ट्रेसेस ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड विच आर डेलिक्वेसेंट। अब नेक्स्ट उस पे आते हैं हम आपके, जो कि जिस पे भी हमने बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया है हाइड्रोजन चैप्टर में, और वो क्या है आपका, वो क्वेश्चन आपका क्या आता है कि hydrogen is used in extraction of metal। अब यहां पर क्या एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, तो हमने कहा था कि इसमें क्या होता है मेटलर्जी में कि मेटालिक ऑक्साइड मेटल में कन्वर्ट होते हैं, तो मेटालिक ऑक्साइड से ऑक्सीजन को निकल जाना होता है। तो यहां पर क्या हुआ कि ये हाइड्रोजन जो है उस ऑक्सीजन को आराम से निकाल देता है, मींस हाइड्रोजन इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो हमने कहा ना आपको वो नहीं लिखना है, आपको सिर्फ इस की टर्म को लिखना है बस। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा आपका कि बिकॉज हाइड्रोजन इज अ very good reducing agent। और ये करता क्या है कि it reduces metallic, अब जितने भी की टर्म है सब रेड से हैं, metallic oxide to metals। बस हमको एक्सट्रैक्शन का मतलब ही होता है कि मेटल को एक्सट्रैक्ट करना। देखो हमको मेटालिक ऑक्साइड से मेटल मिल गया, मतलब कि वो किसकी वजह से मिला, क्योंकि हाइड्रोजन इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। अब यहां पर ये ऑप्शनल है, लिखना नहीं है, लेकिन हम आपको याद दिला दें। भाई हम लोगों ने CuO लिया, H2 से रिएक्शन कराया, Cu बन गया प्लस H2O बन गया। अब आप देखो ये CuO से Cu बना किसकी वजह से, हाइड्रोजन की वजह से। तो इट इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन is used in cutting and welding of metals। ये हाइड्रोजन चैप्टर के दो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गिव रीजंस वाले क्वेश्चन हैं। तो यहां पर क्या हो गया आपका, इसका सॉल्यूशन क्या हुआ कि when hydrogen burns in oxygen, the reaction is
हाईली एक्सोथर्मिक, अब देखो की टर्म आ गया आपका, हाईली एक्सोथर्मिक एंड टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन reaches up to 2800, मतलब ऑलमोस्ट 3000 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर, अप टू 200 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि ये आपका कटिंग और वेल्डिंग में, मतलब इसमें आप चाहे तो बढ़ा सकते हो, सो इट इज यूज, अदरवाइज इतना लिख दो आप, हो गया। ठीक, एक क्वेश्चन हम लोग का ये हो गया। अब आप सुनो, अगला वाला जो रीजन है वो आपका है तो गैस लॉज का, लेकिन वहां पर आपको एक छोटी सी चीज ध्यान रखनी होगी। अगर हम कहें कि एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है, तो आप कहोगे अरे सर उस टेम्परेचर पर गैसेस जो है वो सॉलिडिफाई या लिक्विफाई हो जाती हैं और मॉलिक्यूलर मोशन उनका रुक जाता है। भाई जब गैसेस ही सॉलिडिफाई या लिक्विफाई हो जा रही है -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो क्या उससे नीचे पॉसिबल टेम्परेचर है कोई? नहीं। यानी कि जो मिनिमम टेम्परेचर है वो आपका -273 डिग्री है, उसके बाद के जितने भी टेम्परेचर है सारे आपके पॉजिटिव फिगर्स में ही होने चाहिए। तो यही जो है आपका क्वेश्चन कई बार पूछा गया, अक्सर हम लोग देखते हैं बच्चा इस क्वेश्चन को छोड़ देता है, और वो क्वेश्चन क्या है आपका कि ऑल टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल, all temperature on Kelvin scale are temperatures are positive figures। अब देखो यहां पर भी जो चीज हमने आपको बताई है उतना लंबा नहीं लिखना है, सिर्फ छोटा सा एक आंसर लिख देना है आपको कि क्या होता है कि द लोएस्ट temperature on Kelvin scale is -273 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, at such low temperature gases solidifies। अब गैसेस सॉलिडिफाइज हो गई तो भैया उससे नीचे टेम्परेचर तो जा नहीं सकता, तो भैया जितने आपके फिगर्स होंगे वो सारे के सारे आपके पॉजिटिव फिगर्स होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जो हम लोग फ्यूज्ड कैल्शियम क्लोराइड लेते हैं, फ्यूज्ड कैल्शियम क्लोराइड इज यूज्ड इन, अब इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, यूज्ड इन डेसिकेटर्स। देखो जो फ्यूज्ड कैल्शियम क्लोराइड होता है वो आपका होता है डेलिक्विसेंट, और डेलिक्विसेंट सॉल्ट्स की नेचर क्या होती है कि वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। हमको डेसिकेटर में जो है वो ड्राई सॉल्ट्स रखने होते हैं, तो यहां पर हमको ड्राई करना है, हमने फ्यूज्ड कैल्शियम क्लोराइड ले लिया, तो जो भी हम सॉल्ट लेंगे वो उसके, इसका नेचर डेलिक्विसेंट होने की वजह से वो आपको उसके मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो यहां पे आपको मेंशन करना है कि because fused calcium chloride is a, अब रेड पेन चलेगा, डेलिक्विसेंट सॉल्ट। अब इसका काम क्या होता है, विच एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम सॉल्ट। बस हम डेसिकेटर में रखेंगे, सॉल्ट जो है हमको ड्राई होके पूरा मिल चुका होगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस देखे हम लोगों ने जो कि कई सारे बार पूछे गए हैं। उम्मीद है इन क्वेश्चन से आपको बहुत फायदा होगा। आप देखो, याद करो, नोट्स बना लो, क्योंकि एग्जामिनेशन आपके मोस्ट प्रोबेबली एनुअल एग्जाम होने वाले होंगे, तो उनमें तो फिर भैया आपको सेकेंड चांस तो मिलना नहीं है। तो जिस भी तरह से हो सके आप इनको नोट करो, याद करो, और छोटा सा काम मेरा भी कर दो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। टिल देन बाय बाय।